अभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में अपन लास्ट पार्ट देखते हैं जिसे मिसलेनियस टॉपिक है। ये पार्ट 4 है। पहला अपना बेसिक था, सेकंड अपना इक्विटी था, थर्ड अपना बॉन्ड था और लास्ट ये मिसलेनियस टॉपिक है। इसमें भी 3 पार्ट है करके। तो उसमें फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं अपन, फंड रेजिंग डिसीजन। तो फंड रेजिंग डिसीजन मतलब कि अपने को फंड उठाना है, लेकिन अपने को डेब्ट से उठाए या इक्विटी से उठाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो कैसे करने का, तो चूज़ कैसे करने का कि कौन सा किससे उठाए, डेब्ट से उठाए या इक्विटी से उठाए। तो कंपनी शुड चूज़ द ऑप्शन इन विच द एमपीएस मार्केट प्राइस शेयर एज पर द पीई मल्टीपल अप्रोच विल बी हायर। कि एमपीएस एज पर द पीई मल्टीपल अप्रोच हायर रहेगी वो बेसिस पे। तो इस पे एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64, वो अपन आगे देखेंगे। पहले सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि, तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि कंपनी फंड उठाती है, क्या बोलते हैं उसको, रेज़ करना है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल डेप्ट हो, या तो शॉर्ट टर्म में हो, या तो लॉन्ग टर्म में हो, या तो इक्विटी से उठाए हो, कैसे भी उठाए हो। तो इसमें क्या होता है कि अपना प्रोजेक्ट से अपनी सेल्स बढ़ेगी तो कितने परसेंट से बढ़ेगी। जैसे कि सेल्स तेरी जैसे 600 सेल्स है तेरी, अगर वो 20% से बढ़ रही है, तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि तुम्हारी एसेट प्लस जो लाइबिलिटी है, जो पेबल्स है और प्रोविज़न है, वो भी 20% से बढ़ता है करके। तो पहले अपन EFR कैलकुलेट करेंगे कि मतलब एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट अपने को कितनी चाहिए करके। तो सबसे पहले अपन लेंगे टोटल एसेट लेस पेबल एंड प्रोविज़न इनटू सेल्स ग्रोथ, कि वही अज्यूम करके कि जो टोटल एसेट है और लेस अपन जो क्या बोलते हैं प्रोविज़न पेबल है वो कर देंगे, और जो सेल्स में ग्रोथ थी वो कर देंगे। तो इतना ग्रोथ आ रहा है करके, उसमें से अपन रिटेन अर्निंग्स लेस कर देंगे जो नेक्स्ट ईयर आने वाली है करके, कि मतलब नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो, मतलब प्रॉफिट कितना होएगा, मतलब कि अर्निंग आफ्टर क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू, नहीं, जो रिटेन अर्निंग्स अपन लेके जाएंगे, ठीक है, वो। तो अपन ने टोटल एसेट लेस पेबल इनटू प्रोविजन इनटू सेल्स ग्रोथ कर निकाल लिया, उसके बाद लेस रिटेन अर्निंग एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर, तो अपना आ जाता है EFR, टोटल अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये आ जाता है करके। अभी अपने को अमाउंट, तो अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच एक्सटर्नल सोर्सेज, की अलग अलग सोर्सेज से उठाने वाले। तो जो न्यू अमाउंट आएगी, कि न्यू अमाउंट ऑफ डेप्ट मतलब बढ़ के जो आएगी एज पर द गिवन रेशो, क्वेश्चन में रेशोज दिए रहेंगे अलग अलग, वो रेशो से जो न्यू अमाउंट डेप्ट और इक्विटी आएगी उसमें से अपन लेस कर देंगे एग्जिस्टिंग अमाउंट। ये सेपरेट, मतलब डेट का अलग रहेगा, लोन का अलग रहेगा, इक्विटी का अलग रहेगा। तो उसमें से अपन लेस कर देंगे एग्जिस्टिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट में दी है। तो जो अमाउंट बचेगा वो तो अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम डेप्ट, या तो लोन से या तो इक्विटी से। तो यही अपना एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट हो गया। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट बहुत ईजी है, बस इसमें ऐसा है कि अपने को 2-3 जगह से उठाना है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन, मतलब फंड उठाना है, एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65, वो अपन इन डिटेल आगे देख लेंगे। अभी लास्ट है इफेक्ट ऑन न्यू प्रोजेक्ट, मतलब कि न्यू प्रोजेक्ट कर रहे तो उसका इफेक्ट क्या है, या तो एक्सपांशन स्कीम भी बोलते हैं, या तो प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, मतलब कि एक कंपनी न्यूज़ लेके आ रही है, वो न्यूज़ के वजह से मार्केट प्राइस में क्या एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस क्या हो सकती है कंपनी की, वो बताने करके। तो अपन कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है, मार्केट शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स है, वो कैसे आता है, जो बैलेंस शीट में दिया है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और क्वेश्चन में दिया रहेगा करंट शेयर प्राइस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है, कि जो हमारा अपना इनिशियल कॉस्ट रहेगा, जो हमारा इनफ्लो रहेगा उसमें से इनिशियल कॉस्ट लेस कर देंगे। जो इनफ्लो क्या बोलते हैं, इनफ्लो रहेगा वो 5-6 साल बाद आएगा करके, और जो इनिशियल कॉस्ट है वो अभी लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दिया है, ये तो मैं बस समझाने के लिए बताऊँ करके। तो एक्सपेक्टेड NPV फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट स्कीम ये ऐड कर देंगे करके। फिर इसमें अमाउंट रेज्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट ये ऐड कर देंगे। फिर जो अमाउंट रेज किया है उसमें अगर अपने को इशू कॉस्ट लगा है ऑन अमाउंट रेज फ्रॉम
फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स वो लेस कर देंगे। अभी ऐसा है कि कंपनी के पास क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में बॉन्ड्स दिए रहेंगे। अभी वो बॉन्ड्स को लोग अर्ली रिडम्पशन करते हैं। अभी अर्ली रिडम्पशन करेंगे तो जो आगे जो पीरियड बच गया है करके तो इसमें सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालेंगे, उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट पेड ऑन अर्ली रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे जितना तेरा इंटरेस्ट बनता है और लास्ट में जो रिडम्पशन वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके अपन इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देंगे और लेस अमाउंट पेड ऑन अर्ली रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जो फेस वैल्यू जैसे कि फेस वैल्यू वो देने वाला है प्लस जो पेनल्टी अगर भर रहा है वो भरने वाला है। तो इसमें हमेशा तेरे को बेनिफिट होता है क्योंकि आगे जो इंटरेस्ट पे करने वाला है वो तेरे को पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें जो अमाउंट तो इसमें बेनिफिट करके ऐड कर देंगे एनी अदर बेनिफिट लाइक अर्ली रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो ये अपन ऐड कर देंगे। तो ये सबको ऐड किए तो अपना आ जाएगा एक्सपेक्टेड टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, एक्सपेक्टेड टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। तो इसमें से अपन नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर देंगे तो अपना पर शेयर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी आ जाएगा करके। तो फिर जो नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स है वो उसमें क्या क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर जो बैलेंस शीट में है प्लस जो न्यू शेयर्स तूने इशू किया है, नंबर ऑफ न्यू शेयर इशूड वो भी ले लेंगे करके। तो ये करके अपना एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी आ जाता है। तो अपना मिसलिनियस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है। अभी अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आके फंड रेजिंग डिसीजन का पहला क्वेश्चन अपन क्वेश्चन 64 है, एक बार उसको देखते कैसा है। तो क्वेश्चन 5 में अपन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देखते कि क्या है। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंपनी वुड प्रीफर। ऑप्शन 1 है कि अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम डेब्ट और दूसरा है कि अमाउंट टू द रेज फ्रॉम द इक्विटी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है कि इक्विटी से पैसा उठाए या डेब्ट से पैसा उठाए करके। ऑप्शन 1 अपना डेब्ट से, ऑप्शन 2 अपने इक्विटी से है करके। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक तो इनकम स्टेटमेंट दिए, इनकम स्टेटमेंट करके प्लस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया और पीई रेशो दिया है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व भी दिया है जो 8 करोड़ का है। और कंपनी बता रही है कि हमको 3 करोड़ मतलब एक्सपांसन से उठाने हैं और वो सेम रेट ऑफ रिटर्न रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट। जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे अपने को रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड पे अपने को EBIT मिल रहा है, मतलब आर रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो सेम रहेगा करके। जो आगे शेयर कैपिटल मतलब न्यू कैपिटल अपन लेंगे वो मतलब वो रेशो सेम रहेगा। ठीक है, हावेवर जो अगर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो वो 35% से ऊपर चला जाएगा तो कंपनी में पी रेशो 10 टाइम्स दिया है, तो अभी वो अगर 35% से ज़्यादा चला जाएगा तो पी रेशो 8 टाइम्स हो जाएगा। और अगर डेब्ट से पैसा रेस कर रहे जो फिर एडिशनल डेब्ट होगा उसका जो कूपन रेट है वो 14% हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, जो बैलेंस मतलब इंटरेस्ट वो 10% से चल रहा है, लेकिन अगर एडिशनल डेब्ट है वो 14% से हो जाएगा। तो ये गिवन डाटा है और उसमें अपने को ऑप्शन बता दिया था कि रिक्वायर्ड अमाउंट डेब्ट से करना है या तो इक्विटी से करना है। अगर इक्विटी से करेंगे तो प्राइस 25 पर शेयर है। तो इसमें अपने को पता कैसे चलना है कौन सा ऑप्शन, अपन ये देखेंगे पीई मल्टीपल से कौन सा किसमें एमपीएस सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अपन आंसर देखते कैसा करना है। तो सबसे पहले अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी में शेयर कैपिटल दे के रखा है कि इतना है करके, रिजर्व एंड सरप्लस भी दे के रखा है, डेब्ट भी दे के रखा है, डेब्ट दे के नहीं रखा लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट जो इनकम स्टेटमेंट में वो 10% है। अगर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट को अपन डिवाइड बाय 10% कर देंगे तो अपना डेब्ट भी आ जाएगा। तो ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, EBIT दिया है तो इससे अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि 3% अपन और कैपिटल एक्सपांड करेंगे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें 3 करोड़ ऐड कर देंगे तो अपना न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और जो बोला है कि ROCE अपना सेम रहेगा अगर क्या बोलते हैं एक्सपांशन भी किया तो भी। तो अभी एक्सपांशन किया तो अपने को ROCE पता है और अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, तो अपना न्यू EBIT आ जाएगा। तो न्यू EBIT निकाल लेंगे। और अभी अपन देखेंगे कि जो रेशो बता रहा था कि 35% से ज़्यादा हो गया तो पी रेशो चेंज हो जाएगा करके। तो अभी अपन वही देखते कि पी रेशो चेंज होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन डेब्ट दोनों ऑप्शन लिख देंगे, ऐसा टेबल बना देंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे कि एग्जिस्टिंग डेब्ट कितना है। तो एग्जिस्टिंग डेब्ट दोनों का लिख देंगे कि एग्जिस्टिंग डेब्ट पहले ऑप्शन 1 में भी लिख देंगे, ऑप्शन 2 में भी लिख देंगे, प्लस जो एडिशनल डेब्ट अपन लेने वाले हैं 3 करोड़, लेकिन इक्विटी में नहीं लेने वाले तो उधर ब्लैंक आ जाएगा। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा
कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख देंगे कि कितना है करके। पहले 22 करोड़ था और अभी 3 करोड़ ऐड कर रहे तो 25 करोड़ हो जाएगा। तो अपन रेशो के लिए जो डेब्ट चाहिए था और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था दोनों निकाल लिया। अभी रेशो निकालेंगे कितना होता है। तो देखा जाए तो डेब्ट में 35% से ज़्यादा होता है। तो डेब्ट और जो क्या बोलते हैं डेब्ट टू कैपिटल मतलब इक्विटी में भी क्या बोलते हैं विदाउट डेब्ट भी वो 35% से ज़्यादा होता है। तो दोनों में ही पी रेशो 8-8 हो जाएगा करके। अभी अपन एमपीएस कैलकुलेट करते हैं जिसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेंगे करके। तो एमपीएस में सबसे पहले ईबीआईटी है। ईबीआईटी अपन जो न्यू आया वो ले लेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। जो उसमें भी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट है जो पहले 10% जा रहा था और अभी जो 3 करोड़ पे जिस पे 14% जाएगा वो लेस कर देंगे। फिर अपना आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में अपन टैक्स लेस कर देंगे। अपना आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन केस ऑफ डेब्ट में सेम रहेगा जो अपना पहले दिया है, लेकिन जो नंबर ऑफ इक्विटी इसमें है जो इक्विटी से पैसा रेस करेंगे उसमें अपना बढ़ के आ जाएगा। कंपनी में क्या बोलते हैं इशू विल बी इशूड एट 25 दे के रखा है कि 25 रुपये से मतलब शेयर इशू करेंगे। जो 3 करोड़ पे अपन 25 करेंगे तो अपना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एडिशनल आ जाएगा। तो पहले वाला प्लस अभी वाला ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आ जाएगा। उससे अपना ईपीएस आ जाएगा। और क्वेश्चन में पी रेशो अभी जो निकाले 10 दिया था लेकिन 35% से ऊपर जा रहा है तो अपन 8 ले लेंगे। उससे अपना एमपीएस आ जाएगा। तो ये अपना एमपीएस आ गया डेब्ट का ज़्यादा तो अपन डेब्ट को प्रिफरेबल मारेंगे। तो अपना ये फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट उसका क्वेश्चन देखते करके। तो कंपनी में बैलेंस शीट देके रखी है एज ऑन 31/3/2022 और उसमें बोला है कि सेल्स ऑफ द ईयर कितना था 600 लाख था। तो उसमें सेल्स ग्रो करेगी 20% ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट रेशो देके रखा है 4% नेट प्रॉफिट। और जो डिविडेंड पे आउट रेशो देके रखा है वो 50% देके रखा है करके। और कंपनी क्या बोलते हैं कंपनी फर्दर डिज़ायर कि ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल और 3 रेशो देके रखे हैं सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स 4:3 और रेशियो टू फिक्स्ड एसिड देके रखा है फिक्स्ड एसिड टू लॉन्ग टर्म लोन देके रखा है 1.5 और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देके रखा है 1.5। तो सबसे पहले पूछा है कि एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कितना उठाना है करके वो बताओ करके। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि फॉर्मेट ईएफआर का क्या होता है करके मतलब कि कितना निकालना है करके। तो उसमें बोलते हैं कि टोटल एसिड उसमें से अपन लेस कर देंगे पेबल्स एंड प्रोविजन और इसको मल्टीप्लाई बाय जिससे सेल्स एक्सपेक्टेड ग्रो होगी उससे जैसे कि 20% है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना फंड उठाना है वो आ जाएगा। और इसमें अपन रिटेन अर्निंग्स लेस कर देंगे जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो नेक्स्ट ईयर होने वाली है वो कैसे पता चलेगा। सेल्स बता दे कि 720 है, नेट प्रॉफिट बता दिया 4% है और डिविडेंड पे आउट रेशो बता दिया कि 15% है। तो नेट प्रॉफिट का लेस 50% करेंगे तो अपना बच्चा कुछ है वो रिटेन पार्ट रह जाएगा। तो वही नेक्स्ट ईयर रहेगा तो वो भी अपन लेस कर देंगे। तो अपना जो फंड एक्सटर्नल फंड रिसोर्सेज से उठाने वाले वो आ जाएगा जो कि आएगा 225.60। अभी क्या करना है अभी जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी बताए कि बताओ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और इक्विटी फंड से कैसे कैसे उठाना है। तो अपन देखा था कि तीनों का रेशो दे के रखा है। अभी वो रेशो के हिसाब से अपन उठा लेंगे मतलब बता देंगे कि शॉर्ट टर्म से कितना उठाना है लॉन्ग टर्म से कितना उठाना है। तो पहले अपन देखते हैं शॉर्ट टर्म से कितना उठाना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन लोग ने रेशो दे के रखा था कि सेल्स डिवाइडेड बाय शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स एंड प्रोविजन। तो उसका रेशो रखा है 4:3। तो अभी अपने को जो न्यू सेल्स आई है वो सब में न्यू करना है। तो न्यू सेल 72 थी। तो अपने को पता चल जाएगा कि जो नया अपना शॉर्ट टर्म लोन एंड प्रोविजन टू पेबल है वो आ जाएगा। अभी उसमें से अपना एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन लेस कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म से कितना उठाना है। जैसे कि ये रेशो से अपना आया था शॉर्ट टर्म लोन एंड प्रोविजन पेबल 540। अभी लेकिन बैलेंस शीट में देखे रखा है इसका दोनों का टोटल 500। तो इन दोनों को लेस करेंगे 540 माइनस 500 तो अपना 40 लाख शॉर्ट टर्म से आ जाएगा। और सेम अपना सेकेंड रेशो से आ जाएगा। सेकेंड रेशो देखे रखा है फिक्स्ड एसिड टू लॉन्ग टर्म लोन्स। अभी लॉन्ग टर्म लोन से इसका रेशो देखे 1.5। यही सेम रेशो से अपन लॉन्ग टर्म लोन न्यू निकालेंगे। न्यू में से अपना ओल्ड करेंगे तो अपना लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा करके। अभी जो बाकी बचा वो इक्विटी से आ जाएगा।
ठीक है। तो टोटल EFR अपने को पता है कितना उठाना है, 225.60। इसमें से अपन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेस कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना उठाना है एक्सटर्नल टोटल फंड से। तो एक्सटर्नल टोटल फंड का यही एक क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन 65 कंप्लीट होता है। अभी अपन आते हैं जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो इफ़ेक्ट ऑन न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपांशन स्कीम, जिसको एक्सपांशन स्कीम भी बोल सकते हैं, या तो प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब इसमें एक्सपेक्टेड प्राइस निकालनी है। तो अपन क्वेश्चन 66 देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन है चिंदी सा। इसमें लास्ट में पूछते क्या लिखा है, कैलकुलेट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी टू वंस फुल डिटेल्स ऑफ द प्लेसमेंट एंड टू विच द फाइनेंस टू बी पुट आर अनाउंस्ड। मतलब कि उन लोग ने अनाउंस कर दिया, अभी कुछ प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में अनाउंस किया है, तो उसके वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब सॉरी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे के रखी है कि कंपनी इशू करेगी, इक्विटी इशू करेगी, उसमें से 10 क्या बोलते हैं 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और उसकी एनपीवी दे के रखी है 22 मिलियन। और जो रीफाइनेंसिंग मतलब होएगा उसमें से बॉन्ड क्या बोलते हैं 6 मिलियन के बॉन्ड है, वो 5 ईयर्स के टाइम है, उसको अर्ली रिडम्पशन कर देंगे। अर्ली रिडम्पशन के पेनल्टी लग जाएगी। और कंपनी ऑल्सो अप्रूवल टू सस्पेंड प्री एम्प्टिव राइट्स, तो वो इग्नोर कर देंगे। और बोला है कि 15 मिलियन का न्यू शेयर करेंगे, इशू करेंगे, जिसकी प्राइस 1.5 पर शेयर रहेगी। और उसमें बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट भी 4% रहेगा करके। और अभी कंपनी में प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर दे के रखा है, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर बता दिया $1 पर शेयर है, शेयर प्रीमियम है वो इग्नोर करेंगे, फ्री रिजर्व्स भी वो इग्नोर करेंगे, और बॉन्ड्स दे के रखा है, वो बॉन्ड्स को अपने को वैसे भी रिडीम करना है। और फिर उसके बाद डिबेंचर्स दे के रखा है, जो डिबेंचर्स काम के नहीं है वो भी इग्नोर करेंगे। और करंट मार्केट प्राइस दे के रखी है, और डिबेंचर की भी प्राइस दे के रखी है, वो इग्नोर करेंगे। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे के रखा है जो 10% है। तो ये अपने को जब बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने चाहेंगे उसके लिए काम आएगी। बस ये कंपनी में इतना ही दिया है। और पूछा है कि एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस क्या है करके, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी कैसे आएगी। तो अपन ने देखा था सबसे पहले अपने को लेना है कि द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू वो कैसे आएगी। कंपनी में दिया है कि ऑर्डिनरी शेयर इतने थे और अभी करंट मार्केट प्राइस भी दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और जो न्यू इन्वेस्टमेंट की एनपीवी है वो भी क्वेश्चन में दिए, वो ऐड कर लेंगे। उसमें से प्रोसीड्स ऑफ द न्यू इशू, मतलब कि न्यू इक्विटी शेयर कितने इशू करने थे वो भी दे के रखे हैं। और उसमें से न्यू इक्विटी इशू करेंगे तो इशू कॉस्ट भी लगेगी, वो दे के रखा है, तो वो लेस कर देंगे। अभी बेनिफिट क्या होएगा जब अपन बॉन्ड को अर्ली रिडेम्पशन करेंगे, वो ऐड करना है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जानेंगे अपन, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे, उसका वर्किंग नोट दे देंगे। प्रेजेंट वैल्यू के बारे में फैक्टर्स देखे रखे हैं, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पे लगा देंगे और रिडम्पशन पे लगा देंगे तो अपना आ जाएगा। और अभी रिडीम कर रहे तो पार पे कर रहे तो क्या बोलते हैं 6 मिलियन का बॉन्ड था, वो 6 मिलियन देना पड़ेगा तो वो लेस कर देंगे। और पेनल्टी भी दिखाई है कि 3.5 मिलियन की पेनल्टी वो भी लेस कर देंगे। फिर जो बचा वो अपना बेनिफिट रहेगा वो ऐड कर देंगे। तो इसमें अपना एक्सपेक्टेड टोटल ये सब ऐड करने के बाद अपनी एक्सपेक्टेड टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। उसको अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। नंबर ऑफ़ शेयर्स अपना जो एग्जिस्टिंग था प्लस जो न्यू शेयर्स देखे रखा है उसको ऐड कर देंगे तो अपनी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी आ जाएगी। तो अपना क्वेश्चन 66 भी ख़त्म होता है। अभी लास्ट है क्वेश्चन 67। इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये क्वेश्चन दे के रखा है, तो अपन निकालते हैं। ठीक है, इसमें ग्रोथ पूछा है कि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या रहता है। ग्रोथ का फॉर्मूला रहता है रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अपने को देखना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन देखते क्या है। AB लिमिटेड है, उसके पास इक्विटी शेयर है, अभी इक्विटी कैपिटल है 12 लाख का, डेप्ट है 8 लाख का और एनुअल सेल्स है 30 लाख का। और उसके पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल आया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। उसके डिटेल दे के रखे हैं। 3 रेशोज़ दिए, एसेट टू सेल्स रेशो दोनों प्रपोजल के। नेट प्रॉफिट बताए 4% 5% दोनों प्रपोजल के। इक्विटी डेब्ट इक्विटी रेशो दे के रखा है 2:3 प्रपोजल 1 का, प्रपोजल 2 का भी 4:1 दे के रखा है। अभी टारगेट रिटेंशन रेशो भी दे के रखा है सिर्फ प्रपोजल 1 का। एनुअल डिविडेंड दिया है प्रपोजल 2 का, न्यू इक्विटी रेस दिया है प्रपोजल 2 का। तो अभी क्वेश्चन में ये बोला है कि जो प्रपोजल 1 में है
वो मेंटेन करेंगे। जो कैपिटल अभी है, जो एसेट अभी है, जो सेल्स है, वो सब नेक्स्ट ईयर भी मेंटेन करके रखेंगे करके। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि ग्रोथ क्या होएगा। तो सबसे पहले अपन प्रपोजल 1 की फाइंड आउट करेंगे। तो अपने को निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए अपने को क्या क्या चाहिए रहता है, जो अपने पास नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी में सेल्स दे के रखा है, सेल्स में तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मतलब EBIT, क्या बोलते हैं, अर्निंग, EAT। तो फिर अर्निंग्स आ गई अपनी, EBIT ही होता है वैसे, जो रिटर्न ऑन इक्विटी में यूज़ करते हैं अपन। तो सबसे पहले टारगेट एसेट टू सेल्स क्या बोलते हैं, देखेंगे कि क्या है करके। टारगेट एसेट नहीं, ऐसे ही बोल दिया। अभी क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जो नेट प्रॉफिट है 4%, वो सेल्स पे लगा देंगे तो अपना EBIT आ जाएगा। उसको ही अपन नेट प्रॉफिट को EBIT बोल देंगे। और इक्विटी कैपिटल, जो अपना नेटवर्थ आता है, तो सिर्फ इक्विटी कैपिटल दिया है तो वो कर देंगे तो अपना ग्रोथ आ जाएगा। क्योंकि रिटेंशन रेशो प्रपोजल 1 का दिया हुआ है, वही सेम मेंटेन करना है सेकेंड ईयर भी। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी अभी कैलकुलेट किया तो ग्रोथ अपना आ जाएगा। अभी प्रपोजल 2 का कैसे कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारे रेशो थे। तो सबसे पहले क्या उठा है, तो रेशोज़ को इग्नोर कर सबसे पहले जो इंडिविजुअल वैल्यू दी है, जैसे कि क्या बोलते हैं, एनुअल डिविडेंड दिया है और न्यू इक्विटी रेज्ड दिया है। तो सबसे पहले यही करेंगे, न्यू इक्विटी रेज्ड कितना है करके। तो जो पहला 12 करोड़ था, उसमें से न्यू इक्विटी रेज्ड 1 करोड़, क्या बोलते हैं, 1 लाख, 12 लाख था और अभी 1 लाख है। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना न्यू इक्विटी कैपिटल आ जाएगा। और इसमें दिया है कि डेट टू इक्विटी रेशो दिया है। डेट टू इक्विटी रेशो से अपना डेट आ जाएगा। अभी डेट और इक्विटी बैलेंस शीट में यही चीज़ है। तो अगर इन दोनों का टोटल करें तो टोटल लाइबिलिटी आ जाती है करके। तो टोटल लाइबिलिटी आ गई तो टोटल एसिड इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। तो टोटल एसिड भी तेरी इतनी आ जाएगी। तो टोटल एसिड से अपन फिर जो रेशो दिया है टोटल एसिड टू सेल्स रेशो, उसमें एसिड की वैल्यू डालेंगे तो उसमें से अपनी की सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपनी सेल्स वैल्यू मिल गई। तो सेल्स वैल्यू से अपन नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट पहले ही देके बोल के रखा है कि 5% है करके, तो 5% कर दिया तो अपने को प्रॉफिट आ गया। और अपने को कैपिटल भी पता है कितना है करके, तो अपना ROE आ जाएगा इससे। जो नेट प्रॉफिट है उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो कैपिटल है, नेटवर्थ में जो कैपिटल है वही, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं करके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो रिटेंशन रेशो है, रिटेंशन रेशो निकालने के लिए तो कंपनी में नेट प्रॉफिट दिया था, तो नेट प्रॉफिट में से अगर एनुअल डिविडेंड भी बताया कि कितना दिया है करके, तो उसमें से अपन जो अपना प्रॉफिट आया उसमें से अपन अगर क्या बोलते डिविडेंड लेस कर देंगे तो अपना जो रिटेन अर्निंग्स वाला पोर्शन है वो आ जाएगा। तो रिटेन अर्निंग्स क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशो कैसे आता है करके, जो रिटेन अर्निंग है डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये पैटी हो गया जो नेट प्रॉफिट है करके। तो अपन ने नेट प्रॉफिट में से जो डिविडेंड पे किया वो लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट कर दिया, तो अपना रिटेंशन रेशो आ गया। तो रिटेंशन रेशो भी आ गया और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ गया। तो अपना ये ग्रोथ आ जाएगा जो प्रपोजल 2 का है। ठीक है, तो ये अपना सस्टेनेबल ग्रोथ आ गया और इसी के साथ अपना इक्विटी सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर भी ख़त्म होता है।